ठीक है। आज हम बात करेंगे आपके साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहली चीज़ इसके बारे में ध्यान से समझना कि ये जो अकाउंट है वो कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल। और अगर आपको याद होगा तो मैंने नॉमिनल के रूल क्या बता रखे हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पहले वाले को मैं बोलता हूँ n माइनस, उसको मैं बोलता हूँ n प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं? अच्छा, इसकी क्या खास बात है? ये उन टॉपिक्स में से है जो आना ही आना है। रिवैल्यूएशन क्या है भाई? चाहे आप पढ़ो एडमिशन, चाहे आप पढ़ो एडमिशन, चाहे आप पढ़ो रिटायरमेंट, चाहे आप पढ़ो डेथ, चाहे आप पढ़ो चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हर चैप्टर में रिवैल्यूएशन आएगा। क्या सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पर सीख लिया तो हर जगह पर सिर्फ मुझको क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करके चलना है, कहीं पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज़ को देखते, देखो क्या बोलते हैं। वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड it becomes necessary to revalue the assets and liabilities of the firm to their true and fair values। यही हमको काम करना है, ध्यान से समझना। लेकिन ये काम मैंने क्या कब कहा? चाहे कभी भी मुझको करना पड़े। यहाँ पर तो सिर्फ बात किसकी करी गई है? एडमिशन की बात करी गई। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा आपको चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन PSR हो, हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना भाई कि हम रिवैल्यू किसकी करते हैं। हम रिवैल्यू करेंगे किसको? रिवैल्यू हम करते हैं असेट्स को। क्लियर हो रहा? और रीअसेसमेंट बोलते हैं। री असेसमेंट किसकी होती है? लायबिलिटीज़ की। इन सिंपल मैं ये चेक करता हूँ कि असेट्स और लायबिलिटीज़ की मेरी अभी करंट पोजीशन क्या है। ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस इज डन बिकॉज विद द पैसेज ऑफ अ टाइम द वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट्स माइट हैव इंक्रीज्ड, हो सकता है, वाइल द वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट्स माइट हैव डिक्रीज, पॉसिबल है। दस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरियस assets and liability may be different from the various values stated in the balance sheet. New partners should not suffer because reduction in the value of assets, nor should be benefit by increase in the value of assets. Thus the entire profit or loss arising from the revaluation is divided between the old partners in their old profit sharing ratio। इसको मैं बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको देखो इस तरीके से बता सकता हूँ। क्या क्या कंडीशन बन सकती है? ठीक है, मेरे पास कंडीशन बन सकती हैं दो। एक कंडीशन बन सकती है किसकी? असेट्स की। भाई एक कंडीशन बन सकती है किसकी? लायबिलिटीज़ की। इन्हीं की ही कंडीशन बन सकती है। कंडीशन क्या क्या बन सकती है? या तो असेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, या फिर क्या हो जाए, कम हो जाए। लायबिलिटीज़ या तो मेरे पास बढ़ जाए या फिर क्या हो जाए, कम हो जाए। यही है। आ रही मेरी बात समझ में? अगर मेरी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपको मेरे चेहरे पर खुशी दिखने वाली है। आ रही बात समझ में? सेम लायबिलिटीज़ के कम होने पर भी यही केस बनेगा। समझ में आया? तो असेट्स बढ़ता है तो भी मेरा फ़ायदा, लायबिलिटी कम होती है तो भी मेरा फ़ायदा। और इन दोनों केसेस में भैया मेरे पास क्या हो जाएगा? असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ जाए तो भी क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा? n माइनस का रूल लग जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? n प्लस का रूल। इसमें क्या हो जाएगा? n प्लस का रूल। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, ठीक है? इसी सेम चीज़ को एग्जाम्पल से मैं आपको समझा के चलता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तो पता है ना, भूल तो नहीं गए? ये आपके पास एक बैलेंस शीट है। यहाँ पर दी हुई भैया बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ पर आती है? एसेट साइड पर कि लायबिलिटी साइड पर? एसेट। ठीक है। अब मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर मुझको दी हुई है बिल्डिंग। मान लो बिल्डिंग है मेरे पास 5 लाख रुपए की। समझ में आया? अब जब भी क्या हुआ, मैंने कहा रिवैल्यूएशन कब कब बनेगा?
कब बनेगा? एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, चेंज इन PSR हो जाए, सेम इसी तरीके से बनेगा। आप मुझसे पूछोगे क्या भैया बाकी चीज़ों में कुछ चेंजेस होंगे? मैं बोलूँगा नहीं भैया नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो आप यहाँ पर सीखोगे सेम आपको उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके चलना है। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से समझो। मैंने कहा मान लो यहाँ पे बिल्डिंग है फिर 5 लाख रुपीज़ की, और यहाँ पर लिखी भी मान लो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पहली एडजस्टमेंट में चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर हो गया? तो इस बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो मुझे दिमाग क्या लगाना है? बिल्डिंग क्या होता है? असेट्स। बढ़ रहा कि कम हो रहा? बढ़ रहा। ए प्लस की ए माइनस? ए प्लस। ए प्लस। दोबारा से सुनो ध्यान से, चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग में डेप्रीसिएशन लगाओगे असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? ए माइनस कहाँ पर आता है? ए माइनस क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब टू बिल्डिंग तो पक्का पक्का है। टू बिल्डिंग तो पक्का पक्का है। इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान। ए तो क्या लगेगा? एन माइनस एन प्लस एन माइनस। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। नहीं आया समझ में? है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बिल्डिंग आपको 5 लाख रुपए की समझ में आ रही? हाँ। डेप्रीसिएशन का मतलब पता है? यस सर। बिल्डिंग की वैल्यू 10% से कम हो गई। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, 10% से कम हुई तो मतलब 50,000 रुपीज़ कम हुई। असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो आपके चेहरे पर खुशी आएगी या फिर दुख होएगा? दुख होएगा। इस बात का दुख है क्योंकि आपकी असेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। अब मुझको बताओ जब असेट्स की वैल्यू कम होती है, ए माइनस होता है, तो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। तो क्या ये मैंने जो यहाँ पर लिखा ये आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई? हाँ जी सर। इसके वजह से नुकसान हुआ आपका, तो नुकसान में कहाँ पर करता हूँ रिकॉर्ड? नुकसान क्रेडिट साइड में। अरे डेबिट में मेरे भाई, डेबिट में। हाँ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आ रहा समझ में? अब अभी भी समझ में नहीं आया? अब समझ आया। कोई दिक्कत नहीं है, एक और बार समझाता हूँ आपको। ये बिल्डिंग वाला केस समझ में आया? मान लो यहाँ पर आपके पास एक लैंड थी 10 लाख रुपए की, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ कि आपकी जो लैंड है ये क्या हो गई भैया? एप्रिशिएट हो गई, या एप्रिशिएट होके जो इसकी जो मार्केट वैल्यू हुई, मार्केट वैल्यू हो गई 12 लाख रुपए। क्लियर हो रही बात? आपकी बैलेंस शीट में ये जो लैंड है असेट से कितने रुपए की दिख रही? 10 लाख। लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 12 लाख। तो आपको इस चीज़ का खुशी है या फिर दुख है? खुश है। आई बात समझ में? क्यों है? क्योंकि आप बोलोगे भैया असेट्स की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। ए प्लस तो हम कहाँ पर शो करते हैं? डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पर तो मैं पक्का पक्का लिख दूंगा लैंड अकाउंट डेबिट। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। तो टू दी वैल्यूएशन क्या अब थोड़ी बहुत बात में समझा पाया? 2 लाख। 2 लाख आएगा ना? हाँ, जितना फायदा हुआ वही दिखाओगे। ठीक है। असेट्स की वैल्यू कितनी पड़ी? ए प्लस आ जाएगा, इसके वजह से फ़ायदा हुआ एन प्लस आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें जो भी डिफरेंसेस आएंगे असेट्स और लिएबिलिटीज़ में, तो हम उनको रिवैल्यूएशन में दिखाते हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पर भाई क्रेडिटर्स हो सकता है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं क्रेडिटर्स? 50,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं। कौन होते हैं क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स जो हमें पैसे देने वाले हैं। जो आपको पैसे देने वाले हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पर तुमने गधों वाली बातें कर दी है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। क्रेडिटर्स वो है जिनसे आप उधार में सामान परचेज करते हो। जिनसे आप उधार में सामान परचेज करते हो तब वो आपके लिए क्रेडिटर्स बनते हैं। क्रेडिटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? लेनदार। अच्छा। ये आपके पास हो गई सुंदर प्यारी फर्म। ध्यान से इस चीज़ को समझो भाई, अगर ये भी दिक्कत आ रही तो फिर 11 फिर से पढ़नी पड़ेगी तुमको। ये तुम्हारे पास सुंदर प्यारी फर्म हो गई, ये सामने ये कौन हो गया तुम्हारे पास? क्रेडिटर। क्रेडिटर कब बनता है? जब हम क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज करते हैं। जब हम क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज करते हैं, तब सामने वाली पार्टी क्या बनती है? क्रेडिटर्स बनती है। जब आप उधार में सामान खरीदोगे सामने वाली पार्टी क्या बनेगी? क्रेडिटर्स। जब आप उधार में सामान खरीदोगे सामने वाली पार्टी क्या बनेगी? क्रेडिटर। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर क्रेडिटर शो कर रही है 50,000 रुपीज़ का।
इसका मतलब आपके पास लिएबिलिटी है 50,000 रुपीज़ देने हैं, लेकिन जब आप इनको पैसा देने गए तो उस टाइम आपको मान लो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया एट द रेट ऑफ 10%। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? पक्का? अभी गलती करी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे सेम गलती दोबारा से मत करना। फिर से समझाऊँ? क्रेडिटर्स थे आपके पास 50,000 रुपीज़ के, आप उनको जैसे ही पैसे देने गए या फिर मान लो आपके बीच में कुछ बात हुई और आपको 10% का मान लो डिस्काउंट मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो आपके चेहरे पर क्या दिखेगी? खुशी दिख रही है। लेकिन अब खुशी किस बात की है? डिस्काउंट मिल रहा है कि लिएबिलिटी कम हो रही है। नहीं आया समझ में? पहले लिएबिलिटी थी भैया मान लो 50,000 रुपीज़, आपकी क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, अब 10% पैसा मुझको कम दे देना, तो आपकी लिएबिलिटीज तो कम हो गई। एल माइनस में कहाँ पर शो करता हूँ? डेबिट साइड। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या थोड़ी बहुत बात समझा पाया मैं? तो यहाँ पर मैंने काय का रूल लगा दिया एल माइनस का, रिवैल्यूएशन में काय का रूल लगा दिया एन प्लस का, और यहाँ पर सिर्फ कितनी का फ़ायदा हो आपको? 10% का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5,000 और 5,000। इस तरीके से हम काम करके चलते हैं। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? पक्का? तो यही हम लोग को क्या करना है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ अ न्यू अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही सब काम हम किस में करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट पर करेंगे। समटाइम दिस अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, भी हम इसको ही बोलते हैं कभी कभी। तो एक और नाम इसका ध्यान रखोगे, रिवैल्यूएशन का एक और नाम, और क्या बोल रहा हूँ मैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है? लेकिन ज़्यादातर आपको किस नाम से दिखाई देगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से दिखाई देने वाला है। कोई बात जो फिर से समझानी हो? ठीक है? दिस अकाउंट इज़ अ नॉमिनल इन नेचर। यही मैंने आपको आज की क्लास की स्टार्टिंग में यही वाली बात बताई। क्या नेचर है इसका? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का क्या रूल होता है? नॉमिनल का क्या रूल होता है भाई? सर नॉमिनल का होता है कि वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मैं आपसे कभी भी पूछूं कि भैया रिवैल्यूएशन कौन सा है अकाउंट, तो आप मुझको बोलोगे नॉमिनल अकाउंट है। और दूसरी चीज़, जब हम इसके बाद पढ़ेंगे रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, तो क्या हम वहाँ पर रिवैल्यूएशन को दोबारा से पढ़ेंगे? आंसर है नहीं। आएगा, लेकिन मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊँगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो इस चीज़ का ध्यान में समझना, ये ऐसा टॉपिक है जो एक बार हम सीखेंगे और हर चैप्टर पर काम आएगा, बहुत सिंपल है। हाँ, समझ में आई बात या नहीं आ रही? देयर फॉर इफ देयर इज़ अ लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। अब थोड़ी सी जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। रिवैल्यूएशन का डेबिट मतलब काय का रूल लगा रहा हूँ मैं? एन माइनस का रूल लगा रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही? और रिवैल्यूएशन अगर भैया क्रेडिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। एंट्रीज मैंने तुमको समझा दी अभी। असेट्स की वैल्यू कम होएगी तो आपके पास नुकसान हो जाएगा, असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। समझ में आए? लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ द रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अगर मेरे पास देखो सिंपल सा रूल है, दिमाग में लेके जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे पहुँच गए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर आपको ध्यान होगा 11th क्लास का कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब क्रेडिट साइड बड़ी होती थी तो फ़ायदा होता था, नुकसान होता था? नुकसान। फ़ायदा भाई। क्रेडिट साइड फ़ायदा, एन प्लस वाली बड़ी होगी तो फ़ायदा नहीं होगा? हाँ। तो यहाँ पे भी सेम वही है। इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज इन एक्सेस, ज़्यादा हुई तो क्या बताएगा? वो गेन बताएगा। और अगर डेबिट साइड बड़ी हुई तो क्या बताएगा? लॉस बताएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बना लोगे तुम इसके नोट्स? बढ़िया बढ़िया, पक्का? और जो गेन रहेगा, लॉस रहेगा, वो किसके बीच में डिवाइड होने वाला है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इतनी बात समझ में आ रही? अगर सोचो कि प्रॉफिट अगर पार्टनर्स के बीच में बटेगा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? प्रॉफिट अगर पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी?
बढ़ जाएगी। तो एल प्लस का रूल लग जाएगा, समझ में आ गया। और अगर लॉस हुआ तो कम हो जाएगी। अब इतनी बात समझ में आई। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो, नहीं। ठीक है। ये इसका परफॉर्मा है, देखो यहाँ पर क्या इसमें डेट आती है? आंसर है नहीं भैया, नहीं इसमें डेट नहीं आती। मुझको बताओ रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट होता है? रिवैल्यूएशन कौन सा है अकाउंट? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एन माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एन प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। मेरे पास दो तरीके से रिवैल्यूएशन में फ़ायदे हो सकते हैं, या तो असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या फिर लायबिलिटी कम हो जाए, और उसके वाइस वर्सा केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास नुकसान हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 43 में आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। हमको क्या करनी है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई अगर रिटायरमेंट हो गया या फिर डेथ हुआ या फिर चेंज इन PSR हुआ, वहाँ पर एक क्वेश्चन आएंगे, तो भी मैंने कहा सेम ही होगा, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट, कुछ अंतर नहीं आने वाला। आई बात समझ में? पहला वाला पॉइंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। ध्यान से इस चीज़ को समझो, पहले इसको मुझे बताओ क्या समझे इससे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% से आप क्या समझे? सर जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है उससे कम दिखा रखी है। उससे 10% में हमने कम रिकॉर्ड कर रखी है। और जो बुक वैल्यू यहाँ पर दिख रही कितनी है, 54,000। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। बुक वैल्यू मतलब जो 10% कम हो के जो हो गया ना, हमको जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है, जो कम अंडर वैल्यूड है ना। हाँ। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है भाई? इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? इलस्ट्रेशन नंबर 43। कौन सा है? 43 है। समझ में आया? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड हो रखा है 10% से, उसकी बुक वैल्यू क्या दिख रही है 54,000। इसका मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। क्या है इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 43 है। तो भाई 43 है। मैंने कहा बुक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिख रही। तो भाई आपको स्टॉक की वैल्यू दिख रही है कितनी? 54,000। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू 10% कम है। ध्यान से मेरी बात समझना, रुक जाओ। ये जो स्टॉक की आपको 54,000 की वैल्यू दिख रही है, वो कह रहे हैं कि 10% कम है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, मुझको ये बताओ। अगर मैं कह रहा हूँ जो 54,000 है 10% वैल्यू कम है, तो कितनी है वो, हाउ मच? उसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल बताओ। इससे 10 कोई चीज़ अगर 10% कम है तो कितनी है फिर ये वैल्यू? मतलब 10% जोड़ देंगे तो उतनी होगी। मैंने ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये जो आपको स्टॉक दिख रहा है 54,000 रुपीज़ का, मेरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। मैंने कहा जो 54,000 है 10% कम है, अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है। यही तो लिखा हुआ ना यहाँ पर कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, और जो उसकी बुक वैल्यू दिख रही है वो 54,000 दिख रही। और याद रखना यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करके चलते हैं। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। अच्छा मुझको बताओ कि इस क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज के पीछे क्या लिखा हुआ? सेंट लिखा हुआ, सेंट। परसेंटेज में क्या होता है? सेंट। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। समझ में आ रही बात या नहीं? तभी तो बनता है परसेंटेज। तो मैंने कहा कि कोई चीज़ अगर 10% कम है तो कितनी है वो परसेंटेज में, सोच के बताओ। कोई चीज़ अगर 10% कम है तो कितनी है वो? भाई ये कोल्ड ड्रिंक दिख रही है आपको, अगर ये पूरा भर जाए ये गिलास, तो क्या मैं इसको 100% बोल सकता हूँ? हाँ। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने 40% पी ली तो कितनी बची भी? 60%। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पक्का आ रही? हाँ। पक्का। अब मैंने कहा कि 10% कम है तो कितनी है ये फिर? ये 50 मतलब ये कोल्ड ड्रिंक का गिलास दिख रहा है आपको, मैंने कहा मैंने 40% कोल्ड ड्रिंक पी ली। कैलकुलेट करूँ मैं वो? कुछ मत करो, कैलकुलेटर छोड़ दो, सिंपल सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। ये दिख रहा है आपको? अरे यहाँ पे देखो, मैंने कहा मैंने 40% कोल्ड ड्रिंक पी ली, बची कितनी है अभी? 60%। इतनी बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये 10% कम है। 54,000। हाँ, जो 54,000 आपको दिख रहा वो एक्चुअल से 10% कम है। हाँ। तो कितना है ये? 10% ज़्यादा। अरे भाई सेंट का मतलब क्या है? 100। किसी चीज़ को मैं परसेंटेज में दिखा रहा हूँ, यही है सिंपल सिंपल सी बात। मैंने कहा कि मैंने 50% कोल्ड ड्रिंक पी ली, कितनी बची? 50। कैसे आई? 100 वो 100 से माइनस करा। यही करा। अब मैंने कहा जो 54,000 है 10% कम है, तो कितना है? 90%। आया समझ में या नहीं आया?
तो आप बोलोगे भाई जो 54,000 है वो है कितना 90%। अब एक्चुअल कितना होगा तो उसके लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नहीं आया समझ में? अब समझ आया। पक्का। अब बच्चे स्कूल में क्या गलती का करते हैं, वो 54,000 का 90% निकाल देते हैं। मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे गलतियाँ करते हैं। मैं फिर से समझाऊँ? समझ गए। पक्का समझ गए? बोलोगे तो नहीं? ना, ना। करो फिर इसको सॉल्व। 54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। डिवाइड बाय 90 इंटू 100 है ना? हाँ यही तो है। आया समझ में? तो एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी? 60,000। रिकॉर्ड कितनी हो रखी है? 54,000। क्वेश्चन में दोबारा से पहुंचता हूँ। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। 10% से कम रिकॉर्ड हो रखा है। तो एक्चुअल में वो था कितना? 60,000 था, और 60,000 का 10% क्या हो जाएगा? 6,000। तब जाके क्या आ जाएगा आंसर? 54,000। अब मैं समझा पाया ढंग से या नहीं आया समझ में? तो वो क्या कह रहे हैं कि स्टॉक हमारे पास अंडर वैल्यूड था। कितना? 10% से। तो बैलेंस शीट बुक वैल्यू मतलब क्यों हमको बैलेंस शीट में दिख कितना रहा है? 54,000 रुपीज़ दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई चीज़ 10% से कम रिकॉर्ड हो रखी है, सेंट का मतलब हो गया 100, तो 10% से कम है तो इसका मतलब है 90% होगी। तो मैंने कैलकुलेशन क्या करी? 54,000 डिवाइडेड बाय 90 करी, और फिर मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि मुझे एक्चुअल वो चाहिए। आंसर मेरे पास क्या निकल गया? 60%। अब आया समझ में? 60,000 निकल गया। क्लियर हो गई? क्या ये मैं आपको समझा पाया ढंग से? पक्का। अब मुझको इसको करेक्ट करना है। क्या करना है मुझे? इसको सही करना है। तो मैं सही करने के लिए क्या करूंगा? वैल्यू बढ़ाऊंगा या कम? मुझको 54,000 को क्या करना पड़ेगा? 60। तो मुझको क्या करना चाहिए इसके लिए? बढ़ाना है। क्या करूं फिर? 6,000 प्लस। अब सोचना किस तरीके से, पहले ध्यान से मेरी बात को समझना। जब आप बना रहे हो रिवैल्यूएशन तो आप सबसे पहले सोचोगे यार असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? पहले मुझको ये बताओ। बढ़ रही है। बढ़ रही है, तो इसका मतलब स्टॉक कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। स्टॉक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और इसके वजह से मुझको क्या हो रहा? फायदा हो रहा। आ गया समझ में? कितना? 6,000 और 6,000 यहाँ पर ए प्लस कर और यहाँ पर एन प्लस का। क्या इतना समझा पाया मैं ढंग से? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सोचो सोचना है कैसे। रिवैल्यूएशन जब आप बना रहे हो सबसे पहले आप सोचोगे असेट्स आ रहा या फिर लायबिलिटी आ रहा। फिर आप सोचोगे असेट्स की वैल्यू बढ़ रही या फिर कम हो रही। असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फ़ायदा हो जाएगा, असेट्स की वैल्यू कम होगी तो नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से खुद से बात करनी है। पक्का? ये 2-3 बातें खुद से करनी है। ठीक है भाई? अगला देखो यहाँ पर सेकंड वाला है। बोल रहे स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। ये क्या था? अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड बाय 10%। 10% से ज़्यादा ओवर वैल्यू हो रखा है। उसके बाद कहाँ पर पहुँचा? 66,000 में। तो आप बोलते हो कि भाई अब जो मुझको स्टॉक दिख रहा है, अब जो मुझको स्टॉक दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 66,000। वो कह रहे हैं कि 10% से ज़्यादा ओवर वैल्यू हो रखा है। तो कितना है? 66,000 किसके बराबर होगा? 110%। बिल्कुल। अब आपको समझ में आया कि ये मुझको समझा रहा है सेंट में इसने समझाया। परसेंटेज मतलब 100 हो गया। आपको ये अगर चीज़ 10% से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखी है तो कितना होगा? 110। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 110 समझ में आया। आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से, क्योंकि आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता करनी है। तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 कितना आ जाएगा? सेम 60। अब आया समझ में? तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करने के लिए मुझे 66,000 को क्या बनाना है? 6,000 माइनस। तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा? 6,000। अब आपको खुद से बातें करनी है। क्या बातें करो? ए माइनस को होगा ये। पहले फिर से असेट्स का केस है, खुद से ये बातें करो। असेट्स का केस है या फिर लायबिलिटी का है? काय का है? असेट। बढ़ रहा कि कम हो रहा? कम हो रहा। कम हो रहा तो ए माइनस। तो इसका मतलब टू स्टॉक तो पक्का पक्का है। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। टू स्टॉक तो क्या है? पक्का है। हाँ, इसके वजह से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन आ जाएगा। हाँ। आया समझ में? 6,000 पक्का? हाँ। तो अगर तुम खुद से इतनी बातें कर पाए तो अकाउंट्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ पर जाओगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर से बताऊँ इन दोनों को? समझ गया सर। अब है यहाँ पर थर्ड वाला।
बोलते हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? असेट्स होता है। इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, टू 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो बढ़ गई कहाँ तक? 5 लाख तक। टू मतलब क्या होता है? टू मतलब क्या होता है? ये टू दिख रहा है? टू ज्यादा। टू मतलब होता है तक। अच्छा। टू मतलब होता है तक। तक ही तो होता है। तो बोले जो वैल्यू है किसकी भैया? लैंड एंड बिल्डिंग की इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, 5 लाख तक बढ़ गई। तो टू का मतलब क्या है? तक। 5 लाख तक बढ़ गई। समझा पा रहा हूँ मैं ढंग से? ठीक है। तो वो बोले जो वैल्यू है किसकी? लैंड एंड बिल्डिंग की, वो कहाँ तक बढ़ गई? 5 लाख तक बढ़ गई। उसकी जो बुक वैल्यू थी कितनी थी? 4 लाख थी। तो मेरे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग थी, मेरे पास जो क्या थी? लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की थी भाई? 4 लाख। उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बढ़ गई? 5 लाख। समझ में आया? अब खुद से बातें करना स्टार्ट करोगी। केस का है, एसेट्स का या लायबिलिटी का है? ए प्लस हुआ तो फिर डेबिट में पक्का पक्का है तो फिर हो जाएगा इसके वजह से फायदा हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 1 लाख 1 लाख। कभी गलती नहीं होने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम इस तरीके की बातें खुद से करने लग गए तो कोई गलती नहीं होगी। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1 लाख 1 लाख। आया समझ में? ए प्लस का रूल, इसके वजह से एन प्लस हो रहा है। ए प्लस हुआ, इसके वजह से क्या हो रहा है? एन प्लस हो रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय, यहाँ पे क्या था? टू। टू मतलब क्या था? तक। बाय मतलब क्या होता है? से। बाय मतलब क्या हो जाएगा? से। अब इस यहाँ पे ध्यान से समझना कि पहली वाली चीज़ क्या बता रही थी? ये जो ये था कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख तक बढ़ी। ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, 5 लाख से बढ़ी। अंतर है दोनों में? नहीं आया समझ में? ये तक बढ़ी तो सिर्फ 1 लाख रुपए मैंने रिकॉर्ड करे। अब मैं कितने रिकॉर्ड करने वाला हूँ? बुक वैल्यू क्या है मेरे पास? लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है भाई? बुक वैल्यू है 4 लाख रुपए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लाख से बढ़ा, 5 लाख से बढ़ा, तो कितना हो गया? 9 लाख रुपए। नहीं आया समझ में? दोनों को कंपेयर कर पा रहे हो? ये क्या बोल रहा था? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज। टू 5 लाख तक बढ़ी। पहले थी भैया 4 लाख, 4 लाख से बढ़ के कितनी हुई? 5 लाख। तो 1 लाख बढ़ी। इस वाले केस में वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, 5 लाख से बढ़ी। 9 लाख। नहीं आया समझ में? लेकिन आप तो सिर्फ ए प्लस ए माइनस से दिखाते हो ना, एक्चुअल फिगर नहीं दिखाते। तो आप क्या बोलोगे? वही बातें करनी खुद से स्टार्ट। असेट्स का कैसे या फिर लायबिलिटी का? असेट बढ़ रहा कि कम हो रहा? बढ़ रहा। तो इसका मतलब भाई लैंड एंड बिल्डिंग तो पक्का पक्का है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख 5 लाख। आया समझ में? 5 लाख, 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग में काय का रूल? ए प्लस एन प्लस। समझा पाया मैं ढंग से? तो बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं, टू में, बाय में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? देखो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पर फिफ्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ? अ डेटर। डेटर मतलब कौन है? असेट्स होता है डेटर। वो व्यक्ति जिसने मेरे पैसे देने हैं। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 हैज़ बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। कोई एक डेटर था। ये हो गई मेरे पास सुंदर प्यारी मेरी फर्म। डेटर मेरे पास कब बनते हैं? डेटर्स मेरे पास कब बनते हैं? जब हम भाई क्रेडिट सेल्स करते हैं। जब हम क्या करते हैं? क्रेडिट सेल्स करते हैं, तब सामने वाली पार्टी क्या बनती है? डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। आ रही बात समझ में? अकाउंटेंट में इसी फर्म का हूँ। तो क्वेश्चन मुझको क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है भाई अ डेटर्स हुज ड्यू ऑफ 40,000। कितने रुपए का ड्यू था? 40,000 रुपीज़ का ड्यू था। कितने रुपए का ड्यू था? 40,000। जो हमने लास्ट ईयर क्या कर दिया था? बैड डेब्ट्स कर दिया था। लास्ट ईयर क्या कर दिया हमने? पिछले साल बैड डेब्ट्स कर दिया। पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट।
आई बात समझ में? कितने रुपए देने थे उसने? 40 40,000 रुपीज़ देने थे। हमने लास्ट ईयर क्या कर दिया था? बैड डेट और इस साल उसने मुझको कितने रुपए दे दिए? 30,000। तो आपको मेरे चेहरे पर क्या दिखेगी? उदासी। उदासी क्यों दिखेगी? खुशी नहीं, मैं खुश नहीं होऊंगा? बताओ, मैं खुश नहीं होऊंगा क्या? उदासी क्यों दिखेगी? अरे कोई डेटर था ना भाई, ध्यान से इस चीज को समझो। कोई डेटर कौन है पहले मुझको ये बताओ। डेटर तो वो इंसान है ना उसको पैसे देने हैं। जिसने हमको पैसे देने हैं। भाई अगर मैंने क्रेडिट सेल्स करी थी तो इस डेटर ने मुझको कितने रुपए देने थे? 40,000 रुपीज देने थे। कितने रुपीज? सर उदासी नहीं कि 10,000 उसने कम दिया। अरे सुन तो लो पूरी कहानी। ये पहले तुम ये समझो 40,000 का क्या था? डेटर्स। मैंने पिछले साल क्या कर दिया? प्रीवियस ईयर में भाई मैंने इसको बैड डेब्ट्स में रिकॉर्ड कर दिया था। यही तो लिखा हुआ क्वेश्चन में। वेल अ डेटर्स हुज ड्यू ऑफ 40,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। पिछले साल तो मैंने उसको बैड डेब्ट्स में रिकॉर्ड कर दिया ना। पिछले साल तो मैंने एंट्री डाल दी होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो मैंने तो पिछले साल ही असेट्स अपने कम कर दिए। ये है समझ में? आ गया? अब वो कहीं से घूमता फिरता आ गया और उसने मुझको 30,000 रुपये दे दिए। तो मेरे लिए फायदा नहीं है? सर वो उसने 10,000 कम दिए ना। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ये तो मैं पिछले साल रिकॉर्ड कर चुका हूँ ना। अच्छा वो एसेट 0 हो गए तब 30,000 हो गए। हाँ। अच्छा। अगर मैंने पिछले साल बैड डेट्स में रिकॉर्ड किया तो असेट्स की वैल्यू भी मैंने कम करी। यहाँ पर मैंने बैड डेट्स भी रिकॉर्ड करे। अच्छा, इसके बाद भाई मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया होगा। यहाँ पर मैंने 2 बैड डेट्स भी दिखाए होंगे। तो पिछले साल तो मैं पूरा रिकॉर्ड कर चुका हूँ। पिछले वाला वो एसेट 0 पे लाया, वो 30,000 हो गया। हाँ। अब वो घूमता फिरता आया, उसने मुझको 30,000 रुपीज दे दिए। तो मेरे चेहरे पर तो तुम्हें खुशी दिखेगी। मैं तो सोच रहा था कि भैया मेरा तो 40,000 रुपीज का नुकसान हो गया, अब कम से कम मुझको 30 तो मिल रहे हैं। तो भैया मैं तो ये लिखूंगा ना एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 30,000 रुपीज और 30,000 रुपीज। ये है समझ में? आया। ए प्लस यहाँ पे मेरा बैड और यहाँ पर एन प्लस। और क्योंकि मैं अब रिवैल्यूएशन बना रहा हूँ तो मुझे इस बैड डेब्ट्स को कहाँ पर दिखाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एन प्लस का रूल लग गया इसमें। 30,000 नहीं समझा पाया मैडम से? समझ गया। ये दोनों फिर एंट्री दिखानी पड़ेगी। हाँ ये दोनों दिखा दोगे। ये तो हमारे पास पैसे आने की ये तो नहीं आएगी ना रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में तो खाली यही आएगी बस, बैड डेब्ट्स डी आर टू रिवैल्यूएशन। ये क्या था? टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अंडू कर देते ना। हाँ ठीक है, तुम्हें समझिए। फिर से समझाऊं? देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ था अ डेटर्स। डेटर्स मतलब वो होता है जिसको हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। डेटर्स क्या होता है? असेट्स होता है। भैया उसने हमारे 40,000 रुपीज़ देने थे। कितने रुपीज़ देने थे? 40,000 रुपीज़। लेकिन मैंने रिटर्न ऑफ किया बैड डेब्ट्स, मतलब पिछले साल किया, लास्ट ईयर में। ठीक है, तो पिछले साल मैंने अपने 40,000 रुपीज़ के डेटर्स कम कर दिए होंगे। अब वो घूमता फिरता आया, उसने मुझको 30,000 रुपीज़ दे दिया। फुल सेटलमेंट मतलब सारा हिसाब किताब खत्म। तो जैसे ये तो मेरे लिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया ना भाई। अगर मुझको ये 30,000 रुपीज़ मिल गए तो मेरे चेहरे पर तो खुशी दिखेगी। और इसलिए मैंने इसको कहाँ पर दिखा दिया? रिवैल्यूएशन में भी मैंने दिखा दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड डी आर टू रिवैल्यूएशन। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? आगे नेक्स्ट है मेरे पास कितनी बची? एक और यहाँ पर है मेरे पास एन ओल्ड कस्टमर हुज account was written off as bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement of his account of 25,000। तो इसका क्या होएगा? इसने क्या करा? प्रॉमिस करा। इसने क्या करा? प्रॉमिस टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। बताओ इसका क्या हो जाएगा? अब भैया वो क्या कर रहा? प्रॉमिस कर रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझना है। पुराना मेरा कोई कस्टमर था जिसका खाता मैं बैड डेब्ट्स कर चुका था। सेम यही वाली कहानी तो यहाँ तक तो सेम ही है। जैसे 5th वाले में थी वैसे 6th वाले में ओल्ड कस्टमर था जिसका खाता भैया मैं रिटर्न ऑफ मैं बैड डेब्ट पिछले साल कर चुका था। एंड ओल्ड कस्टमर होज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। लेकिन अब वो प्रॉमिस करता है
प्रॉमिस का करता है कि भैया मैं 15,000 रुपीज़ दे दूंगा इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ 25,000। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो मेरे लिए तो काम का क्या है, सिर्फ 15,000 ही है, तो 15,000 से मेरे डेटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नहीं आया समझ में? तो मैं क्या लिख दूंगा, सैंड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे मैं बैंक नहीं लिखने वाला क्योंकि उसी पे प्रॉमिस्ड का कर रहा है। कितना, 15,000 और 15,000। असेट्स मेरे पास बढ़ गए, ए प्लस का रूल, और रिवैल्यूएशन में एन प्लस का रूल। क्या इतना बात समझ में आई या नहीं आई? एन ओल्ड कस्टमर जिसको हम पहले बेड डेब्ट्स कर चुके थे, रिटर्न ऑफ कर चुके थे, वो प्रॉमिस करता है, वो भैया क्या कर रहा है, वादा कर रहा है कि भैया मैं 15,000 रुपीज़ दे दूंगा इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ 25,000। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, 25 मत दे, 15,000 देने का तो वादा कर रहा है। तो जैसे ही उसने भैया ये मुझसे किया वादा, वो मेरे लिए क्या बन गया, डेटर मेरे पास बढ़ गए ए प्लस, इसके वजह से एन प्लस का रूल लगा। समझा पा रहा हूँ मैं तुमको ढंग से? ऊपर से तो नहीं जा रहा, रट तो नहीं रहे हो तुम कुछ? फिर आ जाएगा 5th 6th 7th, अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। भैया कोई लायबिलिटी थी क्लेम की, कहाँ पर थी वो? क्रेडिटर्स थे मेरे पास, कितने रुपए के, मतलब किस में थी, क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी। कितने रुपए की थी भैया? 20,000 रुपीज़ की। सेटल हुई कितने में? 16,000 रुपये में। यही बात समझ में? कितने रुपए की थी? 20। कितने में हुई सेटल? 16। तो तुम्हें मेरे चेहरे पर खुशी दिखने वाली है? नहीं। क्यों? अरे भाई एक लायबिलिटी थी, कोई क्लेम की लायबिलिटी आई ना मेरे ऊपर, कोई क्लेम आ गया था भैया, वो क्रेडिटर्स में थी 20,000 रुपीज की, वो सेटल हुई 16,000 रुपए में। तो तुम्हें चेहरे पर खुशी नहीं दिखेगी? लेकिन इस बार खुशी का कारण क्या है? कि मैं 4,000 कम देने पड़े। लायबिलिटी कम हो रही है। खुशी के दो कारण हो सकते हैं, असेट्स की वैल्यू बढ़े तो भी खुशी हो रही, लेकिन इस बार वो नहीं है। इस बार मेरे पास लायबिलिटी कम हो रही। आई बात समझ में? तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ भाई? मैं लिख सकता हूँ सैंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं आया समझ में? लायबिलिटी कितने की कम हुई मेरे पास? एल माइनस यहाँ पर आ जाएगा, बैंक में ए माइनस आ जाएगा, जो फायदा हुआ उसमें एन प्लस आ जाएगा। तो सैंड्री क्रेडिटर्स कितना पैसा मेरे पास से कम हुआ? 16,000। लेकिन लायबिलिटी कितने की कम हुई? 20,000 रुपए की। तब मेरे पास 4,000 कहाँ आ जाएगा? रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। आई बात समझ में या कोई दिक्कत है? रूल्स के साथ समझ पा रहे हो? सैंड्री क्रेडिटर्स डीआर टू बैंक टू रिवैल्यूएशन। क्या इतनी बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको ढंग से? तो एन प्लस के दो कारण हो सकते हैं, या तो असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या फिर क्या हो जाए, लायबिलिटी कम हो जाए। क्लियर हुई बात? A computer purchase on 1st October 2022 for rupees 40,000 debited to office expenses account is to be bought into account on 31st March 2024, charging depreciation at 10% per annum on written down value basis। क्या इसमें और कोई डेट तो नहीं थी दी हुई? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब आप यहाँ पे समझना कि जब हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, असेट्स होता है। क्लियर हो रहा? जब आप कंप्यूटर को परचेज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। ठीक है, कब परचेज किया आपने? 1 अक्टूबर 2022 को। कब परचेज किया आपने कंप्यूटर? 1 अक्टूबर 2022 को। कितने रुपीज़ का? 40,000 रुपीज़ का। लेकिन आपने उसको गलती से डेबिट कहाँ पर कर दिया? ऑफिस एक्सपेंसेस में कर दिया। और टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ों को समझना है। देखो यहाँ पर अ कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022, सिर्फ इतने में ध्यान दो। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि भैया इस चीज़ को कहाँ पर दिखाना चाहिए? बैलेंस शीट में। नहीं आया समझ में? अगर हमने कंप्यूटर परचेज किया और कंप्यूटर को हम क्या मानते हैं, असेट्स मान के चलते हैं, तो मुझको 40,000 कहाँ दिखाना चाहिए? बैलेंस शीट। इतनी बात समझ में आ रही? लेकिन मैंने उसको भैया डेबिट कहाँ पर कर दिया? कहाँ पर किया? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में। इज टू बी बॉट इन टू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2024।
अब ध्यान से मेरी बात को समझो, यहाँ पे मैं तुम्हें दो बातें कहूँगा, तुम्हें दो बातें समझ में आएंगी तो मुझको हाँ बोलना, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। यहाँ पर पहली बात मैंने कहा कि अगर हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो हमको दिखाना चाहिए भैया बैलेंस शीट पर। दूसरी बात उसमें लगना चाहिए डेप्रिसिएशन, वो जाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, लेकिन हमने गलती क्या कर दी कि इसको हमने कहाँ पर दिखा दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस पर दिखा दिया। इज टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2024, और उसमें जो डेप्रिसिएशन लगना था वो लगना था 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। कोई दिक्कत तो नहीं है। कब की बात हो रही है, 22 की, और यहाँ पर कब हो रही है, 31 मार्च 2024। समझ में आया? तो एक बार तो अक्टूबर 22 से लेकर कब तक, एक बार 31 तो भैया आप क्या कर दोगे, अक्टूबर 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक लगाओगे। कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए ना भाई। कितना था यहाँ पे 40,000 रुपीज़, तो हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 10% मल्टीप्लाई बाय 1/2। समझ पा रहे हो? नहीं आया समझ में? कहाँ से आया 1/2 बताओ? सर क्योंकि हमने क्योंकि हमने 6 महीने का लिया। हाँ तो 6/12 की जगह मैंने 1/2 लिखा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट में तो पूरे ही साल का लगेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कब की बात हो रही है, 22 की, 23-24, और यहाँ पे तो पूरे साल भर का ही लगना चाहिए। तो 38,000 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना हो जाएगा, 3800, और 2,000 रुपये ये था। टोटल डेप कितना आ रहा, 5800 का। क्या ये मैं समझा पा रहा हूँ इतना? हाँ। पक्का? अब देखना आप यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को फटाफट से देखते हैं। ये वाला समझा दिया मैंने, क्रेडिटर्स टू बैंक। सर रिटर्न डाउन वैल्यू वो होता है ना जो रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगता है। हाँ। ठीक है, जैसे पहले 40,000 पे लगेगा, फिर इसकी जो आंसर 38,000 में, तो 58,000 तक आप समझे 5800 है ना। अब इसको यहाँ पर ध्यान से समझना। ऑफिस इक्विपमेंट में क्या आ रहा, 34200। ये वाली फिगर समझाता हूँ। पहले आपको A+ समझ में आया कि क्यों हो रहा है, या नहीं आया समझ में? क्योंकि हम भाई कंप्यूटर को हमें दोबारा से असेट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, हम उसको अपनी बुक पे लाएंगे। तो A+ और यहाँ पर आपको N+ तो समझ में आ ही जाएगा। बात करते हैं कि ये वाली अमाउंट कहाँ से आई। टोटल क्या खेल था 40,000 का, उसमें से 5800 का मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। करो क्या आ रहा आंसर, 40,000 माइनस 5800 क्या आ रहा आंसर, 34,200। तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ से आया। क्लियर? आ गया समझ में या नहीं आया? डन, ठीक है। अब उसके बाद हो गया मेरे पास 9 फर्नीचर। हर एक क्वेश्चन में नहीं है, फिर सर ये एक बार समझा रहे रिलेशन, इसलिए इतनी सारी एंट्रीज है। पता नहीं, देखेंगे। फर्नीचर अपियरिंग इन द बुक्स एट 50,000। कितने का फर्नीचर था भैया, 50,000 रुपीज़ का था। टेकन ओवर बाय पार्टनर साइल फॉर ₹30,000। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर था, वो साइल लेके चल गया ना। साहिल कोई पार्टनर था, वो लेके चल गया 30,000 रुपीज़ में। फर्नीचर था मेरे पास बुक्स में दिख रहा था कितना, 50,000 रुपीज़ का। साहिल उसको कितने में लेकर चल गया, 30,000 रुपीज़ में। हमारा फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान। A+ A माइनस कहाँ आता है, राइट साइड। पक्का? तो भैया 2 फर्नीचर तो पक्का है, 2 फर्नीचर तो पक्का है। इसके वजह से N- हो जाएगा 20,000। ये आप समझ के समझाऊँ हाँ समझ गया, या करके बताऊँ? समझ गया। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹15,000। एक्सपेंसेस वो यहीं से ही मुझको पता चल रहा है काय का रूल लगने वाला है, N- का। कितने रुपए का था, 15,000 रुपीज़ का था। आउट ऑफ विच 10,000 वॉज पेड बाय अ पार्टनर कुणाल एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय द फर्म। रिवैल्यूएशन का खर्चा हुआ कितना, 15,000 रुपीज़ का। कितना खर्चा हुआ रिवैल्यूएशन के टाइम पर, 15,000 रुपीज़, जिसमें से 10,000 किसने दिया, कुणाल। अब मुझको एक बात बताओ कि अगर कुणाल पैसे पे कर देगा तो फर्म को तो कुणाल को देने पड़ेंगे। नहीं आया समझ में भाई? टोटल खर्चा हुआ तुम्हारे पास 15,000 रुपीज़ का, उसमें से 10,000 तो पे किए किसने, कुणाल ने। तो फर्म तो कुणाल को वापस करेगी या नहीं करेगी?
करे। तो ये कुणाल के लिए, मतलब ये फर्म के लिए कुणाल में L+ का रूल लग जाएगा, और जो पैसा फर्म ने दिया उसमें A- का रूल लग जाएगा। ये समझा पाया मैं ढंग से? फिर से समझाऊं? समझ गया। खर्चा हुआ 15,000 रुपीज़ का। इस 15,000 में से 10,000 का जो खर्चा तो कुणाल ने पे करा, पार्टनर ने, लेकिन फर्म तो उसको बाद में वापस करेगी ना, तो फर्म के लिए तो क्या हो जाएगा L+, और जो फर्म ने जो पे करा वो क्या हो जाएगा A- हो जाएगा। पक्का? तो रिवैल्यूएशन में काय का रूल लगने वाला है? रिवैल्यूएशन में N- का रूल। खर्चा तो हुआ ही है भाई 15,000 रुपीज़ का, सर। और इसमें L+ का रूल और इसमें A- का रूल। ये समझा पाया? और जो ये वाला समझ सर ये लास्ट लेना, वाली एंट्री एक बार वापस समझा दो। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें कल पार्टी में तो जाना ही है, ठीक है? हंसो मत। अब मानो ये तुम हो, क्या नाम है तुम्हारा? ये तीर्थ हो गया, ये तुम्हारा दोस्त है मान लो अशोक, अरुण हो गया, और ये तुम्हारा एक और दोस्त है मान लो मयंक, ठीक है? आप तीनों गए, मान लो खर्चा आया 500 रुपये का, 500 रुपये का और 500 रुपये का। ये वाली मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? आपने अपने दोस्त को कहा, इसको मयंक को, कि भाई मयंक एक काम कर, मेरे 500 रुपये भी आज तू पे कर दे, मैं तुझे कल स्कूल में वापस कर दूँगा। फिर से बताऊँ कहानी? समझ गया। आप तीनों गए, 500 रुपये का खर्चा आपके हिस्से में आ रहा था, इसके भी हिस्से में 500, इसके भी हिस्से में 500। आपने कहा मयंक को कि भाई मेरे बदले का 500 रुपये तू दे दे, और मैं तुझे कल स्कूल में 500 रुपये वापस कर दूंगा परसों। समझ में आया? अब मुझको बताओ यहाँ पे किसका कितना कितना खर्चा हुआ है? सबका 500 500 500। आया समझ में? लेकिन अब एक केस को ध्यान से समझना, जो आपका जो 500 रुपये का खर्चा हुआ N-, लेकिन साथ में क्या बनी? लाइबिलिटी भी बनी। समझ में आई बात? इसका एसेट बन गया। इनका तो नॉर्मल हो गया N- और A-। अब इनका केस समझ लो, इनके पास N- हुआ 500 रुपये का, A- हुआ कितना 1,000 रुपये का, लेकिन ये आपसे एक 500 रुपये वापस भी तो लेंगे, तो इनके लिए डेटर भी बन गया। इतनी में समझा पाया बात या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, फर्म का भले ही खर्चा हुआ कितने रुपए का? 15,000 रुपीज़ का। उसमें से अगर ये 10,000 रुपीज़ का खर्चा कोई पार्टनर दे देगा, तो फर्म को तो पार्टनर को वापस नहीं करना पड़ेगा। पक्का? तो ये क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। और जो बैलेंस किसने पे करा? फर्म ने पे करा। पक्का? तो मेरे पास टोटल खर्चा क्या आ रहा? 15,000 रुपीज़ का आ रहा। टोटल खर्चा कितना आ रहा? 15,000। पक्का? जो फर्म ने पे करा उसको तो मैं A- बोल सकता हूँ, जो फर्म ने पे करा उसको तो मैं A- बोल सकता हूँ। जो पार्टनर ने पे करा तो फर्म उसको वापस तो देगी, तो काय का रूल लग जाएगा? L+ का। समझ में आया भाई? फिर से बताऊँ? समझ गया। पक्का? इसमें कोई भी दिक्कत? अब ये वाला केस भी समझ लो ये जो अभी पार्टनर फर्नीचर लेके गया था, अब ध्यान से मेरी बात को समझना कि फर्म अलग और पार्टनर अलग। जब कोई पार्टनर बिजनेस से असेट्स लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पर काय का रूल लग गया? L- का, और फर्नीचर में A-। A-। ठीक है साहब? कोई दिक्कत? 30,000 ये तो समझे? वो जो फर्नीचर लेके वो अपनी ड्राइंग्स के अंदर लेके गया। ड्राइंग्स की तरह भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। देखो मैं तुमको इसमें डिटेल में समझाऊंगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, वो फिर 12th में अलग कोई समझ। टॉपिक है? हाँ मतलब दो तरीके से ड्राइंग्स का कर सकते हैं ना, कैपिटल से भी, तो वहाँ पर तो मेरे पास कैपिटल कम हो जाएगी, और प्रॉफिट से भी अलग से हम उसको सेपरेट समझेंगे। फिलहाल आप इसको इस तरीके से समझ लो अभी के लिए। कहाँ गया वो पॉइंट वाला? कि फर्नीचर था भाई 50,000 रुपीज़ का, पार्टनर उसको लेके चल गया 30,000 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास से तो फर्नीचर के, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पार्टनर। मैं फर्म हूँ। अच्छा हाँ। पूरी ये जो इतनी मोटी सी बुक है पूरी तुमको फर्म के बिहाफ में ही समझनी है, पार्टनर वार्टनर से कोई मतलब नहीं है। मैं कौन हूँ? फर्म। हाँ, तुम कौन हो? मैं फर्म। बस हर कोई फर्म है, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। तो फर्म क्या कह रही है कि भैया मेरे पास से तो फर्नीचर गया कितने रुपए का? 50,000 रुपीज़ का। इसका A- समझ में आ रहा आपको? रटना मत, बता रहा हूँ मैं तुमको, रूल्स के साथ समझना। ये 50,000 समझ में आया, लेकिन वो कितने में गया लेकर? 30,000 रुपीज़ में। इसका मतलब कितने में गया वो लेकर? क्या, कौन गया? क्या नाम है? साहिल। साहिल। तो मैं साहिल कैपिटल अकाउंट कितना करूँगा?
ये समझ में आया, एल माइनस, और बाकी जो इसका डिफरेंस है वो मेरे पास क्या हो गया, नुकसान हो गया। आया है समझ में, कितना, 20,000 रुपीज़ ये मेरे पास नुकसान हो गया। कोई दिक्कत, फिर से समझाऊँ। अब तुम्हारे दिमाग में एक और को क्वेश्चन आ रहा है कि अगर वो किसी असेट्स को ज़्यादा वैल्यू में लेके चल जाता तब, जो तुम खुद करोगे, सोचना इसको, कर लोगे? हाँ। तो उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है भाई।